श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कोटे की लड़ाई और जाति पर चढ़ाई। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कई बार सियासत गर्मा चुकी है। प्रदर्शन भी हुए, एक साल बाद चुनाव है, लिहाजा आरक्षण का मुद्दा गर्म भी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने दो टूक संदेश दिया है कि ये गंभीर और संवेदनशील है। ऐसे हालात पैदा ना करें जिससे लोगों में मनमुटाव बढ़े, क्योंकि राजस्थान में हमेशा से सद्भाव का माहौल रहा है। गहलोत ने ओबीसी के नौजवानों की मांग को वाजिब बताया और कहा कि पिछली सरकार में तकनीकी गलती हुई थी, फिर भी ओबीसी के युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। अब इसी मुद्दे पर कल कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें ओबीसी आरक्षण पर फैसला किया जा सकता है। यानी आरक्षण की डगर पर अब अगर मगर नहीं। सरकार भी ओबीसी के युवाओं के साथ है और समाज में दरार पैदा करने वालों को गहलोत ने नसीहत भी दे दी है। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। ये कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। ओबीसी के नौजवानों की मांग भी वाजिब है। अन्याय उनके साथ में किसी रूप में नहीं होगा। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी भी मौजूद हैं, मिथिलेश जैमिनी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही राजेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ ओबीसी आरक्षण समिति के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बहुत बयान भी हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर कि सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन आज सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने नसीहत भी दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश की जनता, खासतौर से ओबीसी वर्ग की उम्मीदें कल की बैठक से है। श्वेता जी, ये जो रिजर्वेशन को लेके, विसंगति को लेके जो चर्चा कर रहे हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं कि ओबीसी को लेके, ना ये सिर्फ ओबीसी की विसंगति है, ये उन भूतपूर्व सैनिकों के साथ में, उन भूतपूर्व जो हमारे लोग हैं उनके साथ में भी कड़ा प्रहार था उनके ऊपर। लोगों को समझने में धीरे धीरे इन बातों का पता चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ में उन तमाम जो आंदोलनकारी थे, जो इस मोमेंट को लेकर चल रहे थे, उन्होंने जो तथ्य अवेलेबल कराए, जो केंद्र सरकार की 16 अलग अलग राज्यों के अंदर है, किस प्रकार से क्या प्रक्रिया है। निश्चित रूप से जब कहीं पे किसी भी एक वर्ग का जिक्र किया जाता है या किसी एक जाति के साथ में जोड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से किसी दूसरे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके हित प्रभावित हो रहे होंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जो सरहद पे हमारी रक्षा के लिए जो भूतपूर्व सैनिक है, जो अपनी जाबाज जिंदगी को उसमें लगाता है, उनको जो हिस्सा और हक मिलना चाहिए था, वो भी मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं मिल रहा। ये कुठाराघात उस सामाजिक ताने बाने पे 17/4/2018 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनियोजित तरीके से किया। ये किसी एक पे नहीं, ये SC, ST, MBC, उन सभी जो लोग हैं, उनके जो सैनिक हैं, उन पे भी कड़ा प्रहार था। और इस ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस पे प्रहार किया, वो एक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं सिर्फ ओबीसी का। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का और ये जो संघर्ष समिति थी, जो राजेंद्र जी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो दूसरे और तमाम नेता हैं, उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग राज्यों का और केंद्र की सरकार में किस प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसका अध्ययन करने के बाद में सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक ही बात कही कि भूतपूर्व जो सैनिक होता है, उसकी ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, वो सिर्फ एक सेना का रक्षक होता है, और उसको किस प्रकार से उसको पूरी भागीदारी मिल सके, इस आधार पे उन्होंने कहा कि उन्हें भागीदारी तय की जाएगी। ठीक है मुकेश पारिक जी, आरसी जी ने क्या कहा वो आपने सुना, और आज सीएम ने भी बेहद अहम नसीहत दी है। लेकिन एक सवाल जरूर है कि पिछली सरकार यानी बीजेपी सरकार में गलतियां हुई, इस वजह से ये मुद्दा इस तरह से उलझ गया और लगातार युवा जो है आंदोलित है और लगातार इसकी मांग पूरी कर रहे हैं। जो गलतियां हुई थी उससे अब उम्मीद ये कर सकते हैं कि कल जो बैठक होगी उसमें फैसला हो जाएगा ओबीसी आरक्षण पर। बीजेपी से कैसे ले रही है? ये बहुत ही दुर्भाग्य कि कांग्रेस की सरकार इतना संवेदनशील मुद्दे पर ये कहकर कि 2018 में गलती हुई, तो 2018 से और 2022 तक आप इस गलती को अगर गलती मानते हैं तो आप कहाँ थे? इसमें अगर आपको ऐसी कोई कमी नजर आई तो उसको आपने क्यों नहीं सुधारी? नंबर 2, आपकी जो सरकार में जो मंत्री बैठे हैं, आपके मंत्री कैबिनेट की जो बात है, कैबिनेट की जो इनके अंदर क्या बात हो रही है, उसको बाहर आके लड़ रहे हैं बजाय उसका समाधान करने के। इनके मंत्रियों में आपस में तलवारें खिंच गई, इनके मंत्री आपस में जातिवाद फैला रहे हैं।
इनके मंत्री आपस में राजस्थान में एक जातियों का जो इतना अच्छा गठबंधन है उसको बिगाड़ रहे हैं, तो आखिर ये अपनी जिम्मेवारी से बचने की बजाय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम ले देने से कोई कांग्रेस की सरकार की जिम्मेवारी पूर्ण नहीं हो जाती। मुकेश जी, चलिए ये नाम ले रहे हैं बीजेपी का, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, बीजेपी से क्या वाकई गलती हुई थी या बीजेपी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया पिछली सरकार में? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, अगर किसी चीज में कोई भी कहीं भी कोई भी सरकार अगर कोई निर्णय लेती है, उस निर्णय के क्या परिणाम आते हैं उसकी समीक्षा की जाती है। अगर ऐसा कुछ लगता है और इस मुद्दे पर हमारे भूतपूर्व सैनिकों का और ओबीसी वर्ग का कहीं भी किसी भी प्रकार से अहित नहीं होना चाहिए, दोनों का हित हो, ये बात इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्णय करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा कि दुर्भाग्य तो ये है कि सरकार में बैठे हुए कैबिनेट मंत्री आपस में इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो इस सरकार से किसी प्रकार के समाधान की आप ये सोचें, वो नहीं सोचा जा सकता कि ये सरकार कोई निर्णय कर लेगी। आप देखिए, ये जब से सरकार ये बैठी है आज तक वो निर्णय नहीं कर पाई जिसको लेके ये सरकार में आए थे। आज किसानों की आज तक ये ऋण माफी की बात करते हैं, संपूर्ण कर्ज माफी, लेकिन उम्मीद आप कह रहे नहीं करनी चाहिए। अब कल कैबिनेट की बैठक है, क्यों ना उम्मीद की जाए जब ये कहा जा रहा है कि कल इस पर फैसला होगा। 2022 है, ठीक है, कहां थे? ठीक है मुकेश जी, वापस आपका रुख करेंगे। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ है, ओबीसी आरक्षण समिति के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र जी, लंबा संघर्ष था, लंबे वक्त से यहाँ पर आंदोलित थे, यहाँ पर युवा खासतौर से। आज से हमने ये बात जरूर की कि आपकी मांग वाजिब है और इस पर फैसला भी होगा, हित में होगा। कल अहम कैबिनेट की बैठक है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं या फिर जो देरी हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वाकई में इतना बड़ा पेच था जिसमें इतना वक्त लग गया या पहले भी इस पर फैसला हो सकता था? मैडम, उम्मीद तो पिछले 8-10 महीनों से है। जब 8-10 महीनों से हम सभी युवा संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर तड़फ रहे हैं, पिछले 3 साल से जितनी भर्तियां हुई उन सभी के अंदर लाखों युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हो गया है, वो तो हर दिन हर पल उम्मीद में है कि आज हमारे साथ न्याय होगा। आज कैबिनेट की बैठक होनी थी, वो बैठक स्थगित हो गई। लेकिन मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है जातिगत लड़ाइयों को लेकर के। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ओबीसी संघर्ष समिति ने पहले दिन से पूरे संपूर्ण वर्ग की बात करी है, किसी एक वर्ग या किसी एक जाति के बारे में बात नहीं करी है। और ओबीसी वर्ग ही नहीं, आरक्षित जितने वर्ग हैं वो सारे वर्ग इस बात के लिए प्रभावित हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का यह बयान देना कि जातिगत लड़ाइयां हो रही है, ये एक नए मुद्दे की और हमारी लड़ाई को लेकर जा रहा है। ये तो ऐसे भी हो सकता है ना राजेंद्र जी कि आप तो कर रहे हैं लड़ाई, लेकिन पॉलिटिकली हर मुद्दे का कहीं ना कहीं लोग फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं, बयानबाजी भी होते हैं, या ये हो सकता है ये मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचा देना चाहता हूं, उन सभी राजनेताओं से निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि कृपया करके आप हमारी इस लड़ाई को, युवाओं के इस भविष्य को राजनीतिक रंग कृपया करके नहीं दें। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जातिगत बात, मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक की ये गरिमा होती है जो बाहर बात नहीं की जाती है। फिर किसने ये बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा कि फला मंत्री ने हमारा विरोध किया था इस आरक्षण संबंधी बात के अंदर, उन्होंने अपनी बात रखी थी, ये बात कैसे आउट हुई? और किस ओबीसी संघर्ष समिति के किसने ये कहा कि हमारी बात राजनीतिक लड़ाई है? ये एक नया मुद्दा डालना इस ओबीसी संघर्ष समिति के संपूर्ण युवाओं के उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। कल की बैठक से उम्मीद नहीं देने चाहिए। कल की बैठक से उम्मीद है? बिल्कुल, हमें आज की बैठक से उम्मीद थी, हमें कल की बैठक से उम्मीद है। लेकिन कब तक हम उम्मीद रखेंगे? कब तक ये हुआ बर्बाद होगा? पिछली सरकार ने गलत कर दिया। अभी मुकेश पारीक जी बात कर रहे थे कि हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, इसमें किसका होगा। मुकेश पारीक जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं 4 साल से युवा बर्बाद हो रहा है आपकी द्वारा की गई विसंगति की वजह से। हमने किसी राजनीतिक पार्टी के आदमी को छोड़ा नहीं है उनके पास जाने में। हमने 1% भी किसी नेता को इग्नोर करने की कोशिश नहीं की। हर राजनेता, हर पार्टी के राजनेता के पास में हम गए। आपकी समीक्षा क्या कहती है, आप बताएंगे? ओबीसी के साथ में जो पिछली सरकार ने किया, क्या वो सही किया, आप बताना चाहते हैं? वर्तमान सरकार जो इस बात को लेकर के चल रही है, 4 साल से अन्याय कर रहे हैं आप। अगर किसी तरीके की कोई क्रेडिट की लड़ाई है तो इस लड़ाई को भी भूल जाइए। क्रेडिट जिसको लेना है ले लीजिए। ये जाति की लड़ाई के माध्यम से आप नया मुद्दा छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाधान होना चाहिए, जो आंदोलन लगातार चल रहा है। न्याय दे दीजिए जो अन्याय हुआ है युवाओं के साथ में। मिथिलेश जैमिनी जी, आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से लगातार संघर्षरत युवा हैं, जिस तरह से राजेंद्र जी भी बता रहे हैं, पिछली सरकार में कमियां रही, नहीं फैसले लिए या गलत फैसले लिए, उस वजह से ये हो नहीं पाया। ये सरकार भी अब 4 साल बाद लेकिन इसको गंभीरता से लेने की बात कर रही है। क्या वाकई में कल की बैठक में आपको उम्मीद लग रही है कि समाधान हो जाएगा या अभी भी कोई पेच है जिस पर वक्त लगने वाला है? देखिए श्वेता जी, कल कोई फैसला हो जाएगा ये असंभव प्रतीत होता है। उसका रीजन है क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और
रणदीप सुरजेवाला जी राज्यसभा के सांसद तो राजस्थान से और ट्वीट हरियाणा की करते हैं कि वह 31% बेरोजगारी है, तो यहाँ भी 30%। असली रीजन यह है कि राजस्थान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और जब डिमांड और सप्लाई में ज़्यादा गैप हो जाता तो माल्थस का नियम है कि एजिटेशन वहाँ क्रिएट हो जाता, वही रीजन है। आज इस आरक्षण के बाद ये लोगों को समझ में आने लगा है कि जो एक्स फौजी हैं, जो बहुत सम्मानीय हैं, उनके प्रति ये लगने लगा है कि उन्होंने आर्मी की 15 साल शॉर्ट सर्विस की, उसके बाद उनको पेंशन भी मिल रही है, तमाम भत्ते भी मिल रहे हैं और वो नौकरी भी ले रहे हैं। लेकिन ये एक जो हमारा रिजर्वेशन का सिस्टम है, 1979 में एक्ट बना, उसमें 2 तरीके के रिजर्वेशन है, एक है हॉरिजेंटल, एक है वर्टिकल। वर्टिकल रिजर्वेशन है एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी और ये तो सब सोशल बेस पर है, और इकोनॉमिक बेस पर है ईडब्ल्यूएस। इसके बाद आता है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन में एक्स आर्मी मैन है, महिलाओं का सभी वर्गों में है, लेकिन जो परित्यक्ता और तलाकशुदा है वो है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी है 2% ये है, ये एक रिजर्वेशन। अब ये सारा रिजर्वेशन में क्या हुआ कि जो 18 अप्रैल 2018 में हुआ, उसके में एक बहुत बड़ा टेक्निकल लोचा रखा कि 12.5% तो डी और बी कैटेगरी में रिजर्वेशन है, लेकिन जो राज्य स्तरीय नौकरी आरएएस लेवल की, उसमें 5% रिजर्वेशन है। उसमें गहलोत जी ने एक और पेच कर दिया, उसमें ये कहा कि जब तक एक कोई एक्सपोजी 5% का रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा लेता, तब तक वो नौकरियों में अपनी योग्यता दिखाता रहेगा। कि 20 साल का आदमी भर्ती होता है, 35 साल में सेवानिवृत्त होकर आ जाता है, उसको एज में भी छूट मिलती है, तो आरएएस बनने तक एग्जाम देता रहता है, तो वो हकों में। अब इसमें इसका ओरिजिनल ये होना चाहिए सुझाव, जैसे पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने सुझाव दिया गया था कि जो पद हैं उनके लिए अतिरिक्त पद सृजित कर दिए जाए, क्योंकि राजस्थान में बेरोजगारी बहुत है। तो अब गहलोत सरकार के पास एकमात्र विकल्प यह है कि जिस भी संवर्ग की भर्ती निकलती है, जिस भी श्रेणी की भर्ती निकलती है, उसमें जो एक्स आर्मी मैन है उनके लिए अलग से पद सृजित कर दिए जाएं। तो ये एकमात्र सॉल्यूशन है। बाकी जो है कि उनको उसी वर्ग में दिया जा रहा है, तो केवल ये बिल्कुल सत्य बात है इनकी कि ओबीसी को नुकसान नहीं हो रहा है। आपको पता होगा भी एक शिक्षक भर्ती हुई थी आरपीएससी की, उसमें 4 पद थे, 4 में से असिस्टेंट प्रोफेसर, 4 में से 3 पद जनरल के, उसमें 3 पद एक्स आर्मी मैन ले गए और 1 पद लगा। तो ये जनरल वालों को भी नुकसान है, तमाम लोगों को नुकसान है। अब क्या कि बेरोजगारी दर ऐसी है, आप यूएस के हालात देख लीजिए, यूएस में इंडियंस को जॉब से निकाला जा रहा है। तो ये वर्ल्ड व्यापी, जो पूरे विश्व व्यापी एक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, और राजस्थान में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। टीचर्स में आप देख लीजिए, सुरेश मिश्रा ने कल परसों मांग उठाई कि जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें एक्स आर्मी की वजह से हमारे ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग के कोटे में, तो ये केवल ये कहना कि राजपूत और जाटों का मामला है और हरीश चौधरी जी का मामला है, तो हरीश चौधरी जी को समझना चाहिए कि 2018 से 2020 तक वो मलाई खा रहे थे, कैबिनेट में थे, आप उसी समय हाथ पकड़ के करवा देना, आपको किसने रोका था? आज जब आप बाहर आ गए, जब आपको लग रहा है मेरा जनाधार घट रहा है, तो आप इस नए मुद्दे को हवा दे रहे हो। आप इसमें राजनीति लेके क्यों जरूर चाहेंगे, इसी पर एक रिएक्शन, क्योंकि ठीक है माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लिए कहा हो, सीएम ने, या फिर किसी और के लिए, लेकिन पार्टी के अंदर भी तो बड़े चेहरे ऐसे हैं जो इसी पर मुद्दा उठा रहे हैं और इसी पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो अभी सवाल उठाया कि ठीक है 4 साल बीतने के बाद अब ये इस मुद्दे को हवा दी जा रही, तो फिर 4 साल तक कहाँ थे सबके सब, क्यों इस पर फैसला नहीं लिया गया जब ये सब संघर्ष कर रहे थे? श्वेता जी, मैंने सभी पैनलिस्ट को बड़े ध्यान से सुना और सभी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि मैं सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता हूं, कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत 17 अप्रैल 2018 को भारतीय जनता पार्टी ने जो कूट रचना रची थी, जो जातीय संघर्ष, जो वर्गीय संघर्ष पैदा करना जो चाह रहे थे, वो वर्गीय संघर्ष और जातीय संघर्ष कांग्रेस के नेताओं ने अपनी सूझबूझ के आधार पे अशोक गहलोत जी ने उसको होने नहीं दिया। सुन लीजिए, आप आपका सांस तो रखिए, आपको मैंने योगदान नहीं डाला, आप बोल लीजिए पहले। के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हो, आप बोल लीजिए, फिर बोल लूंगा मैं, आप बोल दीजिए। नहीं बोल लीजिए, आप जवाब दे देना, आप जवाब दे देना, आप जवाब दे देना। 4 साल कहां थे? मुकेश जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अगर 2022 तक आपके खिलाफ आप उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। आरसी जी। मुकेश जी, आप काफी वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं और आपको लगता है कि मेरे अगर आरोप निराधार है तो आप जवाब देना निश्चित रूप से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर जातीय संघर्ष नहीं हो, वर्गीय संघर्ष नहीं हो और उसके ताने बाने पे आपने हमला नहीं किया, तो निश्चित रूप से जवाब देना। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 17 अप्रैल वो काला दिन कोई भी भूल नहीं पाएगा। ये आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ओबीसी, निश्चित रूप से ओबीसी के जो सैनिक वो सबसे ज्यादा है, वो ज्यादा प्रभावित हो सकता है, लेकिन मैं उनकी भी चिंता करना चाहता हूं जो हमारे एससी के सेवानिवृत्त जो हमारे सैनिक हैं, एसटी के हैं, एमबीसी के हैं, जो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी ये सब चीजें होगी। इसलिए इन्होंने किस प्रकार से जो रचा, और फिर दूसरा 2 साल कोविड के थे, इन्होंने जो जेमिनी जी ने कहा कि वो
कैबिनेट के अंदर मंत्री थे और तब तक वो बोले नहीं हरीश चौधरी जी। मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी वर्ग के जो लोग हैं निश्चित रूप से जब पीड़ा होती है, परेशानी होती है, तब सरकार के पास में जाते हैं या उसके नेता के पास में जाते हैं। जब उनके नेता के पास में गए, वो तमाम मुद्दों को लेकर उस वर्ग के जो लोग हैं, चाहे यादव हो, चाहे जाट हो, चाहे आहिर हो, चाहे मुसलमान, कायम खानी माइनॉरिटी, तमाम किसी भी वर्ग के जो लोग हैं, उन्होंने जाके माननीय मुख्यमंत्री से अवगत कराया कि किस प्रकार से इसमें विसंगतियां क्रिएट की गई हैं और 16 राज्यों के अंदर, केंद्र की सरकार के अंदर वैसी विसंगतियां नहीं है जो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने कोई मड़ाई नहीं चाटी। जब जाके तभी सवेरा 2 साल कोविड का दौर निकला, बहुत सी भर्तियां होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि हर वर्ग के व्यक्ति को अपने वर्ग के लोगों का ध्यान रखने की जरूरत है, सरकार के सामने अपना पक्ष रखने का भी हक है। और ये मुख्यमंत्री की यही संवेदनशीलता है कि जातीय संघर्ष और वर्गीय संघर्ष नहीं होने दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, ये सूझबूझ है मुख्यमंत्री की। ठीक है मुकेश जी अब आप इसका जवाब। हाँ, ये जो अंतिम पंक्ति है पहले उसी का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि किसी वर्ग का ये इसका दंगे नहीं होने दिए। आप भूल रहे हैं, आपने तो राजस्थान में सरकार में बैठने के बाद इतने बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। आप करौली भूल गए, आप जोधपुर भूल गए, हमें उदयपुर भी याद है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था। उदयपुर का हम कहीं नहीं भूले। ये दंगे की जो पार्टी है वो तो भारतीय जनता पार्टी है। ओबीसी पर हम बात कर रहे हैं, उसी पॉइंट पर रही है। हाँ, तो मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब आप भी मेरी सुन लीजिए। हाँ, मुकेश जी बोलिए। आपने तो जो सांप्रदायिक दंगे हुए और आपकी तुष्टीकरण नीति के कारण वो सांप्रदायिक दंगे और ज्यादा बढ़े क्योंकि उनका मनोबल बढ़ा। अब देखिए, इस जहां तक ये मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये बात बिल्कुल सही है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को इस सरकार को सुलझाना चाहिए अगर उनके सामने ये बात आई है। विपक्ष ने भी कुछ सुझाव दिए हैं क्या? इनके जो मंत्री मुकेश जी, वीर नहीं है। मुकेश जी चलिए, पहले नहीं हो पाया, लेकिन अभी क्या विपक्ष ने भी कुछ सुझाव दिए, कुछ इस पर बातचीत की, क्या इस मुद्दे को रखा सरकार के सामने? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सोल्व करेगी इस मुद्दे को। ठीक है, जब सरकार आएगी अभी विपक्ष में रहते हुए आपने ये मुद्दा उठाया। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म। राजेंद्र चौधरी जी। मैडम, मैं कहना चाहता हूं, जैसे मुकेश पारीक जी ने अभी बात करी है कि 4 साल तक आप कहां थे, या हम उठाएंगे। मुकेश पारीक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे इस मुद्दे के साथ में खड़ी है या नहीं खड़ी? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी इस लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी हमारी किसी लड़ाई के अंदर नहीं आया। और सतीश पूनिया जी से लेकर के नुकसान होगा, न पूर्व सैनिकों का होगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए। मुकेश जी सुनिए, राजेंद्र जी बोल रहे हैं, आपकी बात ही आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे किसी राजनीतिक लड़ाई से नहीं है। ओबीसी वर्ग को न्याय दे दीजिए। आपने अन्याय किया, सत्तारूढ़ पार्टी न्याय नहीं कर रही है, ये हम कहना चाहते हैं आपसे। सतीश पूनिया जी से लेकर के किसी ब्लॉक स्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेता को हमने छोड़ा नहीं। आपने हमारी लड़ाई के अंदर, किस आंदोलन के अंदर आप हमारे साथ में आए? सत्तारूढ़ पार्टी के अभी बैठे हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने यूनिवर्सिटी के अंदर आज से 4 दिन पहले एक बात कही थी कि आप 3 साल कहां थे। हाँ, हम मानते हैं, कोरोना की वजह से हमें नहीं पता चला, भर्तियां नहीं हुई, रिजल्ट नहीं आया, इसलिए ना हम राजनेताओं को बता पाए क्योंकि हमें भी नहीं पता था। आज जब पिछले 1 साल से नहीं, मैं कह रहा हूं 2020 से, जब राजाराम जी मील साहब ने लिखा था कार्मिक विभाग को पत्र, तब से हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। 2 साल से, उन 2 साल से संघर्ष के बाद में हमारी कहां तक बात पहुंची है? कब तक समीक्षा होगी? हमने ब्यूरोक्रेसी के साथ में 3 से 4 बार मीटिंग करी है, कार्मिक विभाग के साथ करी है, हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ में बैठक करी है, 2 बार मुख्यमंत्री जी से हमारी बैठक हुई है। अभी तक लगातार सारी बातों के बाद में हमें न्याय नहीं मिल रहा है, केवल और केवल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। लगातार कोशिश आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अब कम से कम उम्मीद ये कि कैबिनेट में ये जा रहा है, कल कैबिनेट की बैठक में भी इस पर बातचीत होगी और उम्मीद जब प्रदेश के मुखिया ये जता रहे हैं कि नहीं, इस पर हम फैसला जल्द से जल्द कर लेंगे, तो उम्मीद थोड़े दिन और रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। मिथिलेश जैमनी जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहेंगे ओवरऑल। देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से जो अशोक गहलोत जी ने आज भाषण अपने भावना को व्यक्त किया, उससे एक उम्मीद जगी है और इसकी उम्मीद का एक ही कारण है कि आप अलग से पद सृजित कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान में 69% रिजर्वेशन है, 36% सीट्स ही बचती है। अब ऐसे में अलग से आप उनको रिजर्वेशन दे देंगे 12.5% को, तो सारे वर्गों में और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो 36 में से अगर 12.5 और जोड़ देते हैं तो आप देख लीजिए कितनी सी जनरल के लिए रह जाएगी, आम आदमी के लिए। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। जनरल ने सारी जनरल क्या बोल रहे हैं आप? क्या जनरल बार-बार वर्ड बोल रहे हैं आप? ओपन कैटेगरी, वो किसी के लिए रिजर्व है ही नहीं। ओपन कैटेगरी, ओपन कैटेगरी में बोल रहा हूं, वो जनरल ओपन कैटेगरी एक ही वर्ड है। नहीं, देखिए ओपन कैटेगरी है, उसमें कोई भी जा सकता है। उसमें एक्स आर्मी मैन ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो
जनरल में भी जाते हैं, ओपन में भी जाते हैं, इसलिए वो कोई इशू नहीं है। मेजर इशू ये है कि आपको पृथक पद सृजित करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इन्हीं पदों में भांजी मारेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा, और एक्स आर्मी मैन को अगर आप नहीं देंगे तो क्या सॉल्यूशन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रिजर्वेशन का सॉल्यूशन है, इसके लिए कोई बड़ी उच्च स्तरीय कमेटी बने, वो अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, और जो 16 राज्य और केंद्र सरकार का मॉडल है उसको कैसे लागू करे, क्योंकि राजस्थान में बेरोजगारी बहुत अपर शेयर पे है, और बेरोजगारों की पीड़ा को दूर करने के लिए सरकारी आपको अलग से सरकारी नौकरियों में है, सरकारी नौकरी है। केंद्र की सरकार ने तो नौकरी नहीं निकाली मिथिलेश जी, वर्गवार आरक्षण दिया जाना चाहिए 16 राज्यों के अंदर, और केंद्र की सरकार में भी वर्गवार श्रमिकों को आरक्षण दिया जाता है, जिससे वर्गवार आरक्षण दिया जाना चाहिए। देखो, रोजगार के मेले लग रहे हैं, रोजगार के नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। आरक्षण की वजह से आरएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो भर्ती से बाहर हो गए, जो प्रॉपर आरएएस बनते हैं। एसटी के एक्स सर्विसमैन की एक पीड़ा है जो 3 दिन पहले अगर सोशल मीडिया पर उन्होंने सुनी हो, किसी राजनेताओं ने या आप में हम में से किसी ने सुनी हो तो आप सुनिएगा। एसटी के एक्स सर्विसमैन है जो पीछे रह गए, कैटेगरी वाइज इनको एक्स सर्विसमैन को आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे सभी कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन को मौका मिल जाए, उनको प्रतिनिधित्व मिल जाए। आज एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के एक्स सर्विसमैन की ये हालत है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। देखिए श्वेता जी, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इसको राजनीतिक हवा दी गई जैसा दी जा रही है तो ये जाति संघर्ष में बदल जाएगा। जिस तरीके से राजेंद्र गुडा जी का बयान आ रहा है, प्रताप जी का बयान आ रहा है, हरीश चौधरी जी का बयान आ रहा है, इस पे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, और हम राजस्थान वाले पहले एमबीसी आरक्षण में 73 लाशें उठा चुके हैं। राजस्थान इस आरक्षण की आग में पहले झुलस चुका है, इसको फिर नहीं धकेला जाए। संघर्ष समिति की तरफ से मैं कह देना चाहता हूं, 1998 में जाति की लड़ाई नहीं है। ओबीसी वर्ग के अंदर 92 जातियां आती है, 92 जातियां, लेकिन आपको पता होगा कि माली साख के मूल ओबीसी आपके लोगों के खिलाफ है, और भरतपुर में प्रदर्शन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? किसके खिलाफ है? उन्होंने ओबीसी में मूल ओबीसी, उसका नेतृत्व सैनिक समाज ने किया। ओबीसी और ओबीसी के नाम पर विभाजन बंद कीजिए। हम थोड़ी कर रहे हैं, 12 जातियों का आरक्षण ओबीसी के अंदर बराबर है। वो कर रहे हैं। ओबीसी की 92 जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, बराबर उनकी लड़ाई है। वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेहद अहम मुद्दा है ओबीसी आरक्षण का। प्रदेश के मुखिया खुद नसीहत देते कि देखिए, भ्रम मत फैलाइए, जातियों को आपस में मत लड़ाइए, इस पर फैसला लेना जरूरी है, क्योंकि वाजिब है यहाँ पर ये मुद्दा भी और इनकी मांग भी। लेकिन अहम ये भी हो जाता है कि सिर्फ बात यहाँ ओबीसी आरक्षण की नहीं है, बल्कि सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है कि और भी दूसरी जातियां हैं, कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। तो क्यों ना सूझबूझ के साथ शांतिपूर्ण तरीके से इस पर चर्चा हो, रास्ता निकले, लेकिन रास्ता निकलना जरूरी है। और इसके लिए इंतजार ये नहीं किया जाएगा कि जब चुनाव होंगे, अगली बार कौन सी सरकार आएगी वो इस पर फैसला लेगी या काम करेगी, क्योंकि सिर्फ चुनाव के दौरान वादे कर लेने से फिर 5 साल इंतजार कराने से कुछ नहीं होगा। इस पर फैसला लेना जरूरी है, और इस लिहाज से कल की कैबिनेट की बैठक भी बेहद अहम है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ये कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। ओबीसी के नौजवानों की मांग भी वाजिब है। अन्याय उनके साथ में किसी रूप में नहीं होगा।